A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter Natural Resources. बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में बायो केमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ये सारी साइकिल्स पढ़ी थी। आज की लेक्चर में हम इन्हीं साइकिल्स को और अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये साइकिल्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायो केमिकल साइकिल्स का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब होता है लिविंग, जियो का मतलब होता है अर्थ, केमिकल का मतलब आप सभी को पता है। ठीक है, ऐसा लिक्विड जो जिसमें कोई चेंज हो सके वो केमिकल कहलाता है। ठीक है, तो अर्थ में पाए जाने वाले केमिकल्स और लिविंग थिंग्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन की जो साइकिल होती है वो कहलाती है बायो केमिकल साइकिल। ओके, तो बायो केमिकल साइकिल की आइडियल डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलूं तो अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर मेक्स इट अ डायनेमिक बट स्टेबल सिस्टम। यही बायो केमिकल साइकिल है। मतलब बायोटिक यानी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का जो इंटरैक्शन है वो भले ही दूर से देखने में स्टेबल लगता है, लेकिन पास आने पर वो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है। ओके, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, डायनेमिक है। ओके, तो कांस्टेंट इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे जो गांव जंगल वगैरह में जो जानवर होते हैं वो नदियों में जाते हैं पानी पीने। तो जानवर क्या है, ये बायोटिक है। जानवर क्या है, बायोटिक है। ओके, और वाटर क्या है, एबायोटिक है। तो जानवर पानी को पी रहा है, मतलब वो बायोटिक रिसोर्स जो है, बायोटिक कंपोनेंट जो है एबायोटिक कंपोनेंट से इंटरैक्ट कर रहा है। तो इसी की साइकिल कहलाती है बायो केमिकल साइकिल। ठीक है, अब चलिए इसको पढ़ते हैं। तो इन साइकिल्स में क्या होता है, कोई भी चीज़ कैसे अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है और कैसे वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। जैसे आपके पास सपोज 100 रुपये हैं। ओके, अब आपने उन 100 रुपये से ऐसी अलग अलग चीज़ें खड़ी कर दी जिससे आपको वो 100 रुपये वापस मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने 100 रुपये से कोई ऐसी चीज़ें खरीद ली, जैसे पेंसिल वगैरह खरीद लिया। अब उस पेंसिल को आप वापस से बेच भी सकते हैं। ओके, तो 100 रुपये जो आपके पास थे उससे वापस आप 100 रुपये बना ले। ठीक है, अलग अलग चीज़ों से। उसी तरह का कुछ प्रोसेस होता है बायो केमिकल साइकिल में। जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन साइकिल में वो नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है और वापस उसी फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती है। यही बायो केमिकल साइकिल है। अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर, वो उसको डायनेमिक प्रोसेस बनाता है, लेकिन दूर से देखने में स्टेबल लगता है। ओके, दीज इंटरेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। ये जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन में मैटर और एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में, बायोस्फीयर के अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में। लेट अस लुक एट सम प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ अबव बैलेंस। ऊपर जो बैलेंस बना हुआ है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, उस बैलेंस को हम नीचे वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए वाटर साइकिल से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने आसपास चाहे ओशियन हो, चाहे रिवर हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे नाले हों, जितना भी पानी देखते हैं वो किसी न किसी फॉर्म में चेंज हो करके वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो पानी आपके अर्थ में प्रेजेंट है, जो पानी आपकी पृथ्वी में मौजूद है, आप अपने आसपास देखते हो। आप उस पानी को नदियों में देखते हो, तालाबों में देखते हो। ओके, बड़े बड़े ओशियंस में देखते हो, सीज में देखते हो, समुद्रों में देखते हो। तो वो पानी जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो वो पानी भाप बन के उड़ जाता है और ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है।
ठीक है। एटमॉस्फेयर में चला जाता है और एटमॉस्फेयर में ऊपर जा करके ठंडा हो करके वापस बादल बन जाता है ऊपर। ओके। और बादल जब भारी हो जाते हैं तो वो बरसने लगते हैं। ठीक है। ये वाटर साइकिल का एग्जाम्पल हो गया। अब इस वाटर साइकिल को हम जल्दी से रीड करके इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं वो समझते हैं। You have seen how water evaporates from the water bodies and subsequent condensation of this water vapor leads to rain। इस लाइन का मतलब है कि आपने ये देखा है कि कैसे पानी भाप बन के उड़ता है नदियों से, तालाबों से, समुद्रों से। ओके। और बाद में वो भाप बन के उड़ करके ऊपर बादल बना लेता है और बाद में वही बादल बरस करके बारिश बरसाता है और पानी वापस नीचे ज़मीन पर आ जाता है। बट वी डोंट सी द सीज एंड ओशन ड्राइंग अप। पर हैरानी की बात यह है कि जब पानी भाप बन के उड़ता है तो ये जो समुद्र हैं, जो ओशियंस हैं, वो सूख क्यों नहीं रहे हैं, वो ड्राई क्यों नहीं हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जब पानी भाप बन के उड़ता है तो बारिश के फॉर्म में जब बरसता है तो वो पूरा का पूरा पानी वापस नीचे आ जाता है। ठीक है। सो हाउ इज द वाटर रिटर्निंग टू दीज वाटर बॉडीज। तो कैसे पानी इन वाटर बॉडीज पे वापस आ रहा है, रिटर्न कर रहा है। द होल प्रोसेस इन विच वाटर इवेपोरेट्स एंड फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड लेटर फ्लोज बैक इन टू द सी वाया रिवर्स इज नोन एज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? ये पूरा प्रोसेस जिसमें पानी भाप बन के उड़ता है, वापस ज़मीन पर गिरता है बारिश के फॉर्म में और वापस समुद्र में चला जाता है, इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। पर आप एक बात खुद सोचिए कि जो पानी भाप बन के उड़ा है और बारिश के फॉर्म में नीचे बरस गया है, लैंड पर आ गया है, क्या पूरा का पूरा पानी लैंड पर आ करके पूरा का पूरा पानी एज इट इज समुद्र में चला जाएगा? नहीं, पूरा पानी नहीं जाएगा। कुछ पानी एब्जॉर्ब हो जाता है वहीं ज़मीन के थ्रू। आप मिट्टी में पानी डालते हो, वो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। उसी तरह से हमारे लैंड में जब पानी गिरता है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। ठीक है। दिस साइकिल इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल एज दिस स्टेटमेंट सीम्स टू इम्प्लाई। ये जो साइकिल है वाटर साइकिल, ये इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल नहीं है। ठीक है। ऑल ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड डज नॉट इमिडिएटली फ्लो बैक इन टू द सी। सारा का सारा जो पानी है जो लैंड पर गिरता है वो तुरंत समुद्र में नहीं जाता है। ठीक है। सम ऑफ इट सीप्स इनटू द सॉइल। इसमें से कुछ पानी जो है वो वापस मिट्टी में चला जाता है एंड बिकम्स पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड रिजर्वायर ऑफ फ्रेश वाटर। और वो एक हिस्सा बन जाता है किस चीज़ का? अंडरग्राउंड रिजर्वायर का, फ्रेश वाटर का एक अंडरग्राउंड रिजर्वायर। वो फ्रेश वाटर ज़मीन के नीचे इकट्ठा हो जाता है और जब ट्यूबवेल वगैरह हम ट्यूबवेल के लिए हम पाइप वगैरह डालते हैं ज़मीन में तो वो पानी निकाल लिया जाता है मोटर के थ्रू। ठीक है। सम ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर फाइंड्स इट्स वे टू द सरफेस थ्रू स्प्रिंग्स। इसमें से कुछ अंडरग्राउंड वाटर जो है वो अपने तरीके से स्प्रिंग्स के फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे तालाबों के फॉर्म में बाहर आ जाता है और वी ब्रिंग इट टू द सरफेस फॉर आवर यूज़ थ्रू ट्यूबवेल्स। ओके। तो या फिर हम कुएं या फिर ट्यूबवेल्स वगैरह खोद करके, ट्यूबवेल्स वगैरह लगा करके उस वाटर को अपने यूज़ के लिए ले लेते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो यूज बाई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। पानी जो है वो ज़मीन में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा भी यूज़ हो जाता है। ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पानी भरा हुआ है वो इवेपोरेशन प्रोसेस से ऊपर जाता है, बादल बन जाता है और वापस नीचे बरसता है। ठीक है। और कुछ पानी जो पेड़ों की पत्तियों में होता है, पेड़ों में होता है, वो भी जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से भाप बन के वो पानी भी उड़ जाता है और वो भी बादल बनाने का काम करता है। ठीक है। और जब बारिश होती है तो वो पूरा पानी क्या होता है, ज़मीन पर गिरता है, समुद्र के ऊपर गिरता है। जो पानी ज़मीन के ऊपर गिरता है वो पानी धीरे से ग्राउंड में चला जाता है और वो ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है।
Let us look at another aspect of what happens to water during the water cycle. चलिए हम दूसरा aspect देखते हैं कि water को क्या होता है water cycle में. As you know, water is capable of dissolving a large number of substances. जैसा कि आप जानते हैं water जो है it is capable of dissolving large number of substances. As water flows through or over rocks containing soluble minerals, some of them get dissolved in the water. जो मिनरल्स हैं, जो चट्टानों में मिनरल्स पाए जाते हैं, तो वो पानी के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है. दस रिवर्स कैरी मैनी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लैंड टू द सी. जो नदियां हैं उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स बह करके लैंड से सी में आ जाते हैं. एंड दीज आर यूज्ड बाय मेराइन ऑर्गेनिजम्स. और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये समुद्र में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज हो जाते हैं. ठीक है. अब नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं. नाइट्रोजन गैस मेक्स अप 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. जो नाइट्रोजन गैस है वो लगभग 78% एटमॉस्फेयर का बनाती है. मतलब हवा में 78% नाइट्रोजन होती है. एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स एसेंशियल टू लाइफ लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड सम विटामिन्स. जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन की मदद से हमारे शरीर में प्रोटीन बनते हैं, डीएनए और आरएनए बनते हैं और कुछ विटामिन्स बनते हैं. ठीक है. नाइट्रोजन और कहाँ कहाँ पाई जाती है? कुछ एल्केलॉइड्स में पाई जाती है और यूरिया में पाई जाती है. ठीक है. नाइट्रोजन इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ वुड बी सिंपल इफ ऑल दीज लाइफ फॉर्म्स could use the atmospheric nitrogen directly. लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी अगर ये सारे लाइफ फॉर्म्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं डायरेक्टली. लेकिन नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता. नाइट्रोजन को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्राइट और नाइट्रेट में, तब जाके ये एब्जॉर्ब होती है. और नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है? नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को चिपका देना. ठीक है. जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को चिपका देते हैं तो नाइट्राइट बन जाता है और नाइट्रेट बन जाता है. ठीक है. और ये नाइट्राइट और नाइट्रेट अब प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने बॉडी में. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे एल्कलॉइड्स हो गए, कुछ विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ओके, कुछ प्रोटीन्स हो गए, डीएनए आरएनए हो गया, इन सबको बनाने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्राइट और नाइट्रेट का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन सिंपल नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते हैं. दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. अब देखिए ये जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है नाइट्राइट और नाइट्रेट में ताकि प्लांट्स और एनिमल्स अपने बॉडी की ग्रोथ के लिए उस नाइट्रोजन का यूज़ कर सकें, तो इस काम के लिए दो तरीके होते हैं. नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं. एक, मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर या फिर राइजोबियम. तो ये सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हवा में नाइट्रोजन मौजूद होती है उससे ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं और उस नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. और इन बैक्टीरिया को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ठीक है. अब वो जो नाइट्रोजन इन्होंने नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दी है वो डायरेक्टली प्लांट्स अपने इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं. ठीक है. एक तो तरीका ये हो गया. दूसरा तरीका होता है जब मॉनसून के टाइम पे बिजली गिरती है तो हवा में मौजूद नाइट्रोजन जो है वो चार्ज हो जाती है और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है अपने आप, तो वो नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. और वही नाइट्राइट और नाइट्रेट किस लिए इस्तेमाल होता है? वही नाइट्राइट और नाइट्रेट जो है वो प्लांट्स अपने यूज़ के लिए ले सकते हैं. ठीक है. तो ये हो गया नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू ग्रीन प्लांट्स के द्वारा ले ली जाती है और फिर अमोनिफिकेशन के थ्रू अमोनिया बन जाती है, फिर नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट बन के वापस प्लांट्स में आ जाती है. ठीक है. दूसरा तरीका है नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है उसका नाइट्रिफिकेशन हो जाता है. ठीक है.
और नाइट्रिफिकेशन के बाद वो नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसका डी नाइट्रिफिकेशन करके वापस वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब कार्बन साइकिल की बात करते हैं। कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स ऑन द अर्थ। कार्बन जो है वो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है हमारी अर्थ में। इट अकर्स इन एलिमेंटल फॉर्म एज डायमंड एंड ग्राफाइट। अब ये जो कार्बन है ये डायमंड और ग्राफाइट के फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, ये जो कार्बन है ये डायमंड और ग्राफाइट के फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, आपको पता है कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप मतलब अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन से ग्राफाइट भी बनता है, कार्बन से डायमंड भी बनता है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, कार्बन से ग्लूकोज भी बनता है। तो कार्बन के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म है और कुछ कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं बकमिंस्टर फुलरेंस। ठीक है, और ग्राफाइट हो गया, डायमंड हो गया, कोल हो गया, तो ये सारे कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म्स है। ठीक है, इन द कंबाइंड स्टेट इट इज़ फाउंड एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कंबाइंड स्टेट में जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो जब ऑक्सीजन और कार्बन कंबाइन होते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसीलिए उसको कंबाइंड स्टेट बोल रहे हैं। ठीक है, नेसेंट स्टेज कौन सी स्टेज होती है जिसमें कार्बन अकेला होता है और अकेला कार्बन कभी मिलता नहीं है। ठीक है, it is found as carbon dioxide in atmosphere as carbonate and hydrogen carbonate salts in various minerals. While all life forms are based on carbon containing molecules like proteins, carbohydrates, fats, vitamins और minerals, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। ठीक है, तो कार्बन और कहाँ कहाँ पाया जाता है? कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और कुछ कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स में पाया जाता है। एंडोस्केलेटन्स और एक्सोस्केलेटन्स में पाया जाता है अलग अलग एनिमल्स के। ठीक है, कार्बोनेट सॉल्ट्स में पाया जाता है। कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइफ फॉर्म्स थ्रू द बेसिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन जो है वो लाइफ फॉर्म्स में घुला हुआ है बेसिक प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, विच इज़ परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये जो बेसिक प्रोसेस है ये सनलाइट के फॉर्म में परफॉर्म की जाती है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस वो सारे ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। द प्रोसेस दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और डिजॉल्व इन वाटर इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये प्रोसेस से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, these glucose molecules are either converted into other substances or used to provide energy. अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं या वो दूसरे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं या वो एनर्जी देने के लिए यूज़ हो जाते हैं। तो ग्लूकोज का काम, या तो ग्लूकोज जो है वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज में हो जाएगा, सुक्रोज में हो जाएगा, या फिर पायरुविक एसिड में हो जाएगा, या लैक्टिक एसिड में हो जाएगा, या फिर वो एनर्जी देने का काम करेगा। ठीक है, the utilization of glucose to provide energy to living things involves the process of respiration. अब जो ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है एनर्जी देने के लिए उसमें ऑक्सीजन की मदद लगती है और इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इस रेस्पिरेशन प्रोसेस से वापस ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अनदर प्रोसेस दैट एड्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एक यही प्रोसेस होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, और एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं कंबशन। कोई भी चीज़ जब हम जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, तो कंबशन प्रोसेस से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, इन फैक्ट द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज सेट टू हैव डबल्ड। जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट है एटमॉस्फेयर में वो डबल हो गया है सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब से इंडस्ट्रीज खुली हैं तब से हमारी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का, हमारे अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंट है वो डबल हो गया है। ठीक है,
carbon, like water, is thus cycled repeatedly through different forms by various physical and biological activities. कार्बन पानी की तरह बार बार रिपीटेडली साइकल्ड होता है, मतलब साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स के थ्रू, ठीक है, फिजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है, देखिए ग्रीन हाउस पहले आपको समझना पड़ेगा। ग्रीन हाउस आपने खेतों में देखा होगा, जो किसान है वो बड़े बड़े एरिया में टेंट जैसा बना देते हैं, उस टेंट के अंदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स को लगा देते हैं। वो क्रॉप्स क्या होते हैं कि वो जब सूरज की रोशनी उस टेंट के अंदर पड़ती है तो सूरज की रोशनी से वो टेंट अंदर से गर्म हो जाता है, लेकिन उसकी गर्मी बाहर निकल नहीं पाती क्योंकि वो चारों तरफ से पैक्ड होता है, ठीक है। और वो गर्मी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि प्लांट्स आसानी से ग्रो कर सकें, ठीक है, जो भी टोमेटो वगैरह लगा है उसमें वो ग्रो कर सके, ठीक है। यही हाल हमारे अर्थ का होता है, लेकिन अर्थ में हमारी अर्थ के प्लांट्स को फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। क्या होता है? जब भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, हमारी रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैसेस हो गई, हमारे एयर कंडीशन से निकलने वाली गैसेस हो गई, ठीक है, ये सारी गैसेस जब हवा में मिक्स हो जाती हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसेस उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये पकड़ लेती हैं, ठीक है। और पूरी अर्थ में जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ की सरफेस पर आ जाती है, जिससे हमारी अर्थ की सरफेस पे बहुत सारी हीट, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट को ट्रैप कर लेती है, हीट को अपने पास चिपका लेती है, गर्मी को चिपका लेती है। तो थोड़ा थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड जब बहुत सारी गर्मी को चिपका लेगी तो पूरी की पूरी अर्थ में जब ये प्रोसेस होगा तो पूरी की पूरी अर्थ गर्म होने लगेगी, ठीक है। जब पूरी अर्थ गर्म होने लगेगी तो जो पोल्स में बर्फ मौजूद है, बर्फ के पहाड़ हैं नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, हमारे हिमालयाज में, तो ये बर्फ के पहाड़ बहुत तेजी से पिघलने लग जाएंगे। जब ये पिघलेंगे तो इनसे बनने वाला पानी नदियों के थ्रू ओशियंस में जाएगा, ठीक है। ओशियन का वाटर लेवल एकदम से बढ़ेगा और ओशियन के किनारे किनारे जो भी ओशन के साइड में जो भी कंट्रीज हैं वहाँ पर फ्लड वगैरह आ जाएगी, बाढ़ वगैरह आ सकती है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो चलिए मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रिकॉल द रीडिंग टेकन बाय यू अंडर 3 इन एक्टिविटी 14.1। हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्लास। हीट जो है ग्लास के द्वारा ट्रैप की जा सकती है, एंड हेंस द टेम्परेचर इनसाइड अ ग्लास एंक्लोजर विल बी मच हायर देन द सराउंडिंग्स। तो अगर आप किसी कांच के क्यूब के अंदर हीट को ट्रैप करते हो तो उसमें हीट जो है बहुत ज़्यादा देर तक पैक्ड रहेगी या ट्रैप्ड रहेगी। दिस फिनोमिना वॉज यूज टू क्रिएट एनक्लोजर वेयर ट्रॉपिकल प्लांट्स कुड बी केप्ट वार्म ड्यूरिंग विंटर्स। इस प्रोसेस से जो प्लांट्स ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं उन प्लांट्स को ठंडियों के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे गर्म रखा जा सकता है ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो सके, ठीक है, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे टेम्परेचर कम हो जाता है। सच एनक्लोजर्स आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेस। इस तरह के एनक्लोजर्स को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउसेस। ग्रीन हाउसेस ऑल्सो हैव लेंट देयर नेम्स टू एन एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। ग्रीन हाउस जो है वो एक एटमॉस्फेरिक फिनोमिना भी होता है। सम गैसेस प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ। कुछ गैसेस जो हैं वो हीट का एस्केप प्रिवेंट करते हैं अर्थ से। एन इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ सच गैसेज इन द एटमॉस्फेयर वुड कॉज द एवरेज टेम्परेचर्स टू इंक्रीज वर्ल्ड वाइड। अब एक बार इस तरह की गैसेस का परसेंटेज बढ़ने पर क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ठीक है, पूरी दुनिया का। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। जब ये गैसेस बढ़ने लगती हैं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया है कि अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ओके। एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर would cause more heat to be retained by the atmosphere and then लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन साइकिल की बात करते हैं। ऑक्सीजन इज़ वेरी अबंडेंट एलिमेंट ऑन आवर अर्थ। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है हमारी पृथ्वी में, बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। लगभग नाइट्रोजन के बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नाइट्रोजन 78% होता है, 21% होता है ऑक्सीजन। इट इज़ फाउंड इन द एलिमेंटल फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर। ये जो नाइट्रोजन है
जो ऑक्सीजन है वो एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है। एलिमेंटल फॉर्म मतलब दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चिपक करके ऑक्सीजन का एलिमेंट बना लेते हैं, ठीक है। वाटर के फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना मौजूद होता है? 21%। इट ऑल्सो अकर्स एक्सटेंसिवली इन कंबाइंड फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट। ये जो ऑक्सीजन है ये अर्थ की क्रस्ट में कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। एज वेल एज ऑल्सो इन एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एयर में भी पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। इन द क्रस्ट इट इज़ फाउंड एज ऑक्साइड्स ऑफ मोस्ट मेटल्स। क्रस्ट में, अर्थ की क्रस्ट में ये जो ऑक्सीजन है ये बहुत सारे मेटल के ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाया जाता है और सिलिकॉन के फॉर्म में पाया जाता है, कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, सल्फेट के फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाता है और दूसरे मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब ये जो ऑक्सीजन है ये बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का एक एसेंशियल कंपोनेंट भी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन होता है, प्रोटीन में होता है, न्यूक्लिक एसिड में होता है, फैट से लिपिड्स में होता है, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक ऑफ ऑक्सीजन साइकिल, पर जब हम ऑक्सीजन साइकिल की बात करते हैं हम वी आर मेनली रिफरिंग टू द साइकिल दैट मेंटेन्स द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। हम उस साइकिल की बात कर रहे होते हैं जो ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करके रखता है एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड अप इन 3 प्रोसेसेस। ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो 3 प्रोसेस से यूज़ किया जाता है। वो प्रोसेस क्या है? कंबशन, रेस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये 3 प्रोसेस हैं, कंबशन, रेस्पिरेशन और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस। सिर्फ एक मेजर प्रोसेस में ऑक्सीजन रिटर्न की जाती है, वो है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके सनलाइट की मदद से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना लिया जाता है। ऑक्सीजन प्लांट्स बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ उसी प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकाला जाता है, ठीक है। बाकी सभी प्रोसेस में लगभग ऑक्सीजन लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ हो जाती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में वापस ऑक्सीजन आ जाती है। तो ये हो गई ऑक्सीजन साइकिल आपकी, ठीक है। दो वी एक्चुअली थिंक ऑफ ऑक्सीजन एज बीइंग नेसेसरी टू लाइफ इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इट माइट बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू टू लर्न दैट सम फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कुछ फॉर्म्स जो होते हैं लाइफ के, जैसे बैक्टीरिया आर पॉइजनड बाय एलिमेंटल ऑक्सीजन। ये जो बैक्टीरिया है ये एलिमेंटल ऑक्सीजन द्वारा पॉइजन की जाती है। इन फैक्ट इवन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इवन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है बैक्टीरिया के द्वारा, डज नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं की जाती, ठीक है। ओजोन लेयर की बात करते हैं। देखिए ओजोन लेयर क्या होती है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन होती है, जब सनलाइट उस ऑक्सीजन में पड़ती है तो वो ऑक्सीजन टूट जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होती है, ठीक है। दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में चिपके होते हैं, तो जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो वो दोनों अलग हो जाते हैं और अलग अलग ऑक्सीजन बन जाते हैं, ठीक है। बाकी के जो O2 मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं और O3 बना लेते हैं, ठीक है। यही O3 कहलाती ओजोन। तो सूरज की रोशनी पड़ने से ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एलिमेंटल ऑक्सीजन इज नॉर्मली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक मतलब O2, दो एटम पाए जाते हैं एक मॉलिक्यूल में, उसको बोलते हैं डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है, वही बता रहा है। हाउएवर इन द अपर रीचेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से में, अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम मौजूद होते हैं वो पाया जाता है। दिस वुड मीन अ फॉर्मूला ऑफ O3। इसमें क्या है, O3 का फॉर्मूला आ जाता है एंड दिस इज कॉल्ड ओजोन, और इस O3 को ओजोन बोलते हैं, ठीक है। अनलाइक द नॉर्मल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन इज पॉइजनस। ऑक्सीजन तो हमारे लिए पॉइजनस नहीं है, लेकिन ओजोन बहुत पॉइजनस गैस होती है। वी आर लकी दैट इट इज़ नॉट स्टेबल नियरर द अर्थ सर्फेस। हम बहुत लकी हैं कि ये अर्थ की सरफेस के पास जो ट्रोपोस्फियर पाई जाती है उसमें नहीं होती,
ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, ठीक है। बट इट परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन, बहुत ज़रूरी फंक्शन परफॉर्म करती है। इट एब्जॉर्व हार्मफुल रेडिएशन, इसका मेन काम होता है सन से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है, जो हमारी बॉडी में कैंसर कॉज कर सकती हैं, उन रेज से हमारी बॉडी को बचाती है, ठीक है। Thus prevents those harmful radiations from reaching the surface of the earth where they may damage many forms of life. Recently, it was discovered that this ozone layer was getting depleted. Recently ये डिस्कवर किया गया कि ये जो ओजोन लेयर है ये ख़त्म हो रही है। Various man-made compounds like chlorofluorocarbons, कार्बन कंपाउंड हैविंग बोथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच आर वेरी स्टेबल, ये जो कार्बन कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों आ जाते हैं, जो बहुत स्टेबल होते हैं, एंड नॉट डिग्रेडेड बाई एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, और किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से ये ख़त्म नहीं हो सकते, वर फाउंड टू परसिस्ट इन द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। वंस दे रीच द ओजोन लेयर दे वुड रिएक्ट विथ ओजोन मॉलिक्यूल्स, एक बार ये ओजोन लेयर में पहुंच जाते हैं तो ये ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने लगते हैं और ओजोन मॉलिक्यूल वहाँ से ख़त्म होने लगते हैं, ओजोन लेयर ख़त्म होने लगती है। दिस रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड इज रिसेंटली डिस्कवर्ड एंड दे हैव डिस्कवर्ड अ होल इन द ओजोन लेयर अबव द अंटार्कटिका। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साउथ पोल है अंटार्कटिका का, वहाँ पर ओजोन होल कितना बड़ा आपको दिख रहा है। अब इस ओजोन होल में दिक्कत क्या होती है कि यहाँ से सन की लाइट जो है वो डायरेक्टली अर्थ पर पहुँच जाती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो भी पहुँच जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इंसान आएगा उसको कैंसर हो सकता है। दीज पीपल एडवोकेट टूवर्ड्स स्टॉपिंग ऑल फर्दर डैमेज टू द ओजोन लेयर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी डाउट्स हैं मेरे से पूछते रहिए, ओके। जो भी लाइन नहीं समझ में आई है बार बार रिपीट कर दूंगा, आपको 10 बार बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। और घर पर रीड करते रहिए चैप्टर को और राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।